करंट अफेयर्स पढ़ना है बट स्टैटिक को कभी इग्नोर नहीं करना है, स्टैटिक को ज़्यादा टाइम देना है। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं पार्लियामेंट जिसपे से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो ऐसी चीज़ों को आप कैसे अवॉइड करोगे, ऐसे मिस्टेक्स को जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। तो ऐसी चीज़ों को आप कैसे अवॉइड करोगे, ऐसे मिस्टेक्स को जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ ठाकुर अंजलि अजय और मैंने इस बार CSE 2023 में ऑल इंडिया रैंक 43 सिक्योर किया है और ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था कॉन्जिक्यूटिवली 21, 22 और 23। फॉर्चुनेटली मैंने तीनों अटैम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर किया है। तो आज हम प्रीलिम्स की कुछ स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर प्री की तैयारी की बात हम करें तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टैटिक को ज़्यादा टाइम और एफर्ट देना वर्थ इट है, क्योंकि UPSC आप क्वेश्चन में देखोगे, क्वेश्चन पेपर्स देखोगे तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस तो होते हैं बट वो कई बार बहुत ट्रिकी होते हैं और स्टैटिक के क्वेश्चन कई बार बहुत आसान होते हैं। तो जो भी इजी क्वेश्चंस हैं वो हमें कभी भी गलत नहीं करना। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक मैराथन है या फिर एक रेस की तरह है जहाँ सब लोग compete कर रहे हैं, और अगर कोई आसान चीज़ पूछी है और हम वही गलत कर दें तो हम रेस में ऑलरेडी पीछे हो जाएंगे। ये सोचते हुए आपको स्टैटिक को ज़्यादा टाइम देना चाहिए। देन स्टैटिक को ज़्यादा टाइम देने का ये भी रीज़न है कि करंट अफेयर्स कभी ना ख़त्म होने वाला सब्जेक्ट है। ये हम जितना भी पढ़ते हैं हमें उतना कम लगता है। सो करंट अफेयर्स पढ़ना है बट स्टैटिक को कभी इग्नोर नहीं करना है, स्टैटिक को ज़्यादा टाइम देना है। देन सेकेंडली, जब भी आप पढ़ें तब प्रायोरिटाइज़ करके पढ़ें। जैसे मैं जब भी पढ़ती थी तो मैं प्रायोरिटी वाइज सब्जेक्ट्स उठाती थी, सब्जेक्ट्स के अंदर प्रायोरिटाइजेशन, और जब आप कोई पर्टिकुलर चीज़ उठाते हो तो उसमें भी चैप्टर वाइज प्रायोरिटाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए प्रेपरेशन आप शुरू कर रहे हैं तो उन सब्जेक्ट्स को उठाइए पहले जो ज़्यादा वेटेज रखता है, लाइक पॉलिटी, इकोनॉमी। इनके 20-20 क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और आप आसानी से उसमें अच्छे नंबर्स सिक्योर कर सकते हैं। इसीलिए आप पहले इन सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी दीजिए। एंड जब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप उठा रहे हो तो उसमें भी उस सब्जेक्ट में कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो रिपीटेडली आपको क्वेश्चन पेपर में दिख जाएगा। एग्जाम्पल मान लीजिए आप पॉलिटी कर रहे हैं तो उसमें फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं पार्लियामेंट जिसपे से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रायोरिटाइज़ करना और स्ट्रैटेजाइज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स की तैयारी में, और उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी को शुरू करके उस हिसाब से ही आपको पढ़ना चाहिए। इकॉनमी भी बहुत ही करंट बेस्ड है, लेकिन आप जब क्वेश्चन देखोगे तो आपको लगेगा कि स्टैटिक और करंट लिंक्ड होके आता है। लाइक जब करंट में मॉनेटरी पॉलिसी या फिर ऐसे रेट्स न्यूज़ में हैं तो क्वेश्चन होगा मॉनेटरी पॉलिसी पर या रेपो रेट पर, बट वो पूछेंगे क्या कि एग्जैक्टली ये है क्या, जो कि थ्योरी है, जो कि स्टैटिक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप देखोगे पेपर तो आपको स्टैटिक ज़्यादा दिखेगा कंपैरेटिव टू करंट अफेयर्स। तो स्टैटिक को आप प्लीज़ प्रायोरिटाइज़ करिए और उसमें भी आप ऐसे स्ट्रैटेजाइज करके पढ़ सकते हैं। ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे, और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। देन अगर बात करें मॉक्स की, तो मॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प करता है और साथ ही साथ आपको अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल, जब फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था मैंने तो मैं कुछ सिली मिस्टेक्स करती थी। जैसे आप देखोगे कि कई बार क्वेश्चन में नॉट लिखा है और अगर आप मिस कर जाओ, विच इज़ नॉट राइट लिखा है, बट आप नॉट को अगर मिस कर जाओ तो आप गलत आंसर दे दोगे उसका। देन ऑल्सो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, एक क्वेश्चन पूछा था, असेंडिंग ऑर्डर पूछा था और मैंने उसका डिसेंडिंग टिक कर दिया था। तो ऐसी चीज़ों को आप कैसे अवॉइड करोगे, ऐसे मिस्टेक्स को जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। देन यू विल सी कि आप कौन से एक पर्टिकुलर टाइप की मिस्टेक बार बार कर रहे हो, और जब आप अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर लोगे तो रियल एग्ज़ाम में वो मिस्टेक्स आपसे नहीं होंगी।
फिर बात करते हैं कि जब मॉक्स देते हैं हम, तो हम देखते हैं कि मार्क्स लो हो रहे हैं, हमारे मार्क्स बहुत ही लो है और कम आ रहे हैं, मोटिवेशन लो हो जाता है। तो ऐसे में मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपने मार्क्स को कभी जज मत करिए। मेरे भी हमेशा मैं देखती थी कि बहुत ही लो होते थे, फिर धीरे धीरे बढ़ते थे और लास्ट मंथ तक 70s में आते थे, कई बार तो 50s में भी आ जाते थे मार्क्स। बट इट्स फाइन, क्योंकि जो भी इंस्टीट्यूट या फिर कहीं के भी आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं थोड़े डिफ़िकल्ट लेवल पर बनाए जाते हैं ताकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो वर्स्ट क्वेश्चन के लिए। सो अगर मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो इट्स फाइन, आप रियल वाले एग्ज़ाम में अच्छा करोगे। और कहीं भी ऐसा नहीं है कि मार्क्स कम है तो आपके रियल एग्ज़ाम में भी मार्क्स कम ही आएंगे। बट येस, एक डिसेंट स्कोर आप हमेशा मेंटेन करने की कोशिश करना, कि अब ये भी ना हो कि 30-40 में आ रहे हो और फिर भी आपको फ़िक्र नहीं हो रही, तो ये फिर चिंता वाली बात हो जाएगी। सो हमेशा मॉक्स को सीरियस लेना है, बट उसके मार्क्स को बहुत कंसिडर नहीं करते हुए आप हमेशा उससे लर्न करने की कोशिश करिए। रिवर्स लर्निंग जो है टेक्निक, वो इस्तेमाल करिए कि मान लीजिए आपने कोई गलती की, मान लीजिए आपने कुछ ऐसा टिक कर दिया या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए जो आपको बिल्कुल क्लू नहीं था, तो वहाँ से आप सीख लेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस आप गलत कर रहे हैं तो आप रियल एग्ज़ाम में उन क्वेश्चंस को छोड़ोगे। एंड आप ये भी सीखोगे कि आप कौन से पर्टिकुलर टाइप के मिस्टेक्स कर रहे हो, तो रियल एग्ज़ाम में वो रिपीट नहीं होगा। एंड येस, कंटेंट तो मिलेगा ही, क्योंकि जब आप उसको अच्छे से एनालाइज करोगे तो आपको बहुत सारे डाइवर्स कंटेंट मिल जाएंगे जो आपको रियल एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। देन मॉक में ही सेकेंड पार्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वो है एनालिसिस ऑफ द पेपर। हम मॉक देते हैं 2 घंटे, एंड अगर मान लीजिए आपने उसको छोड़ दिया तो फिर वो बिल्कुल फ्रूटफुल नहीं रहेगा, आपके वो 2 घंटे भी वेस्ट हो जाएंगे। तो मैं क्या करती थी, मैं पहले मॉक देती थी, 2 घंटे पेपर सॉल्व करती थी एग्ज़ाम के एनवायरनमेंट में, एंड देन उस पर 2-3 और घंटे लगा के, कई बार 4 घंटे लग जाते थे डिपेंडिंग ऑन द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। 2-3 या फिर 4 जो भी आपको लगे, वो कुछ और आवर्स लगा के उसके सोल्यूशन को अच्छे से देखिए, उसके आंसर्स को अच्छे से देखिए और वहाँ से कंटेंट एक्सट्रैक्ट करिए। देखिए कि आपने जो गेस वर्क किया था वो सही हो रहा है या नहीं, सही हो रहा है तो किस बेसिस पे, आपने जो लॉजिक लगाया क्या आंसर में भी वही चीज़ है। इफ़ यस तो बहुत अच्छी बात है, फिर यही तो क्वालिटी है जो हमें इम्प्रूव करनी है प्रीलिम्स को पास करने के लिए। तो मॉक्स का रोल यहीं पे आता है कि प्रीलिम्स पास करना या एमसीक्यू में सही आंसर गेस करना एक आर्ट है, और वो आर्ट आप कैसे डेवलप करोगे, थ्रू प्रैक्टिस, और वो प्रैक्टिस आपको मॉक करवा देगा। सो मल्टीपल मॉक्स दीजिए एंड प्रैक्टिस करिए। बात करें अगर नंबर्स की कि मॉक कितने देने चाहिए, तो मेरे हिसाब से कोई आइडियल नंबर नहीं है। इनिशियली डिपेंड करेगा कि आपने प्रिपरेशन कब से शुरू की प्रीलिम्स की। लाइक इनिशियली आप काफ़ी गैप रख के मॉक्स देंगे, क्योंकि पहले हम पढ़ते हैं स्टैटिक जो भी सब्जेक्ट है या फिर जो भी मटेरियल है हमारे पास, हम उसको पढ़ेंगे 8-10 दिन लगा के, फिर उसका एक सेक्शनल टेस्ट देंगे और ऐसे करके ये 8-10 दिन वाला साइकिल रहेगा। फिर सेकेंड मंथ में क्या होगा कि ये साइकिल रिड्यूस हो जाएगा। जब आप रिवाइज़ करोगे उन चीज़ों को, तो आप 5 दिन में या फिर वीक में 2 टेस्ट देने लगोगे, और लास्ट वाले मंथ में जब एग्ज़ाम का 1 महीना बाकी रहेगा, तब ऐसा होगा कि आप हर दूसरे दिन टेस्ट देने लगोगे, जो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फुल लेंथ टेस्ट बहुत सारे देने होते हैं, तो इसलिए कोई आइडियल नंबर नहीं है। आप जब भी स्टार्ट कर रहे हो उस हिसाब से आप प्रिपेयर करिए। मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने काफ़ी सारे टेस्ट दिए थे, क्योंकि कोविड की वजह से एग्ज़ाम डिले भी हुई थी। 27 जून से 10 अक्टूबर हो गया था, तो बहुत सारा टेस्ट दिया था मैंने। एंड सेकेंड में क्योंकि मैं साइकिल में थी, मेरा 27 अप्रैल को इंटरव्यू था, एंड देन जो हमारा प्रीलिम्स था नेक्स्ट वाला वो 5 जून को था, तो बहुत कम टाइम मिला था मुझे, तो मैंने कम मार्क्स दिए थे। सेम विथ थर्ड अटैम्प्ट, थर्ड में भी मेरा सेकेंड वाले का इंटरव्यू था, तो मैंने कम मार्क्स दिए थे। सो इट्स फाइन। मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि आप एक आइडियल नंबर ऑफ मार्क्स के पीछे मत भागिए, आप जितना दे रहे हैं उतना अच्छे से दीजिए, उसको अच्छे से एनालाइज करिए एंड देन उसको अच्छे से रिवाइज़ करिए। फर्स्ट स्टेप है आप मॉक देंगे, आप पेपर को अच्छे से एनालाइज करेंगे, ये सेकेंड स्टेप है। एंड थर्ड स्टेप, लास्ट मंथ में आप उसको रिवाइज़ करेंगे। हर टेस्ट को रिवाइज़ करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम सेम मिस्टेक्स को बार बार रिपीट करते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन हमने मॉक में दिया है, वो गलती की है, और सेम क्वेश्चन अगर आपको पेपर में दिख जाए तो आपको याद तो आ जाएगा कि ऐसा कुछ सॉल्व किया था, लेकिन आप शायद सही आंसर टिक ना कर पाओ, वहाँ भी आपको सेम कन्फ्यूजन हो जो आपको मॉक देते टाइम हुआ था। तो ये चीज़ रिपीट ना हो, आपके मिस्टेक्स रिपीट ना हो, इसके लिए आपको मॉक्स को रिवाइज़ करना ज़रूरी हो जाता है।
अब अगर रिवाइज़ करने की स्ट्रैटेजी में बात करूँ तो मैं क्या करती थी, कुछ सेपरेट शीट्स रखती थी, कुछ नोट्स बना के रखती थी। जैसे मान लीजिए हमने मॉक दिया और उसमें कुछ वन वर्ड आंसर या फिर वन वर्ड क्वेश्चन है कि ये पर्टिकुलर रिपोर्ट किस संस्था ने निकाली है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे याद नहीं रहेगा, तो मैं उसको उस शीट में लिख देती थी। देन कोई स्पीशीज़ है, उसकी कैटेगरी है, तो मैं उसको उस शीट में लिख देती थी, ताकि वो शीट मेरे साथ एग्ज़ाम हॉल तक जाए, उसके पहले मैं उसको रिवाइज़ करके अंदर जाऊँ, या फॉर दैट मैटर मैं उसको सुबह उठ के एक बार देख लूँ और फिर एग्ज़ाम देने चली जाऊँ। तो ये मेरे केस में इसने काफ़ी वर्क किया है, नोट मेकिंग ने, प्रीलिम्स के टाइम भी। और मैं हर चीज़ नहीं लिखती थी प्रीलिम्स के टाइम पे। आप देखोगे स्टैंडर्ड बुक्स हैं तो वहीं पे कुछ चीज़ें नोट डाउन कर लेती थी। एंड ऑल्सो जो हमारे पेपर्स होते हैं, मैं उसमें भी कई बार लिख लेती थी, स्क्रिबल कर लेती थी कि यहाँ पे ये मिस्टेक किया है मैंने, या फिर ये स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है, उसका सही आंसर क्या होगा। तो ये कुछ चीज़ें, ये कुछ टेक्निक्स आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हो। और बाकी सारी भी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आप सुन के अपने हिसाब से कोई एक स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हो। बट द थिंग इज़ कि रिवाइज़ तो आपको करना है। आप रिवाइज़ करोगे तो ही उन चीज़ों को, उन मिस्टेक्स को वापस रिपीट करने से बचोगे। फिर बात करते हैं सीसैट की, क्योंकि हमने GS1 को डिस्कस कर लिया, सीसैट को डिस्कस करते हैं। प्रीलिम्स में एक बहुत ही अहम भाग है सीसैट का। बहुत सारे लोगों के जो सिलेक्शन है वो सीसैट की वजह से रुक जाते हैं, और मैं पर्सनली बहुत बिलीव करती हूँ कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड आपको सीसैट को लाइटली नहीं लेना चाहिए। आप प्लीज़ एक बार खुद को टेस्ट कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका सीसैट बहुत अच्छा है, देन ऑल्सो एक बार टेस्ट कर लीजिए, कोई PYQ दे दीजिए। देन आप खुद को देखिए कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, आपको किस लेवल की प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। सो सीसैट के लिए अगर प्रिपेयर करने की बात करें तो मैंने कुछ बेसिक नोट्स बना रखे थे, और मैंने कोचिंग ली थी सूरत में ही। वहाँ से जो बेसिक नोट्स बने थे उसमें मैंने खुद से भी यूट्यूब वीडियोस वगैरह देख के उसमें से ऐड किया था। कोई पर्टिकुलर यूट्यूब वीडियो नहीं देखा था मैंने, मैं ऐसे ही सर्च करती थी और लास्ट में UPSC लिख देती थी। देन कुछ वीडियोस आते हैं वो आप देख लीजिए, और उसमें से कुछ नोट्स, फार्मूलाज, आपको जो भी यूज़फुल लगे वो आप अपने पास नोट्स बना के रख सकते हैं, ताकि जब आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करें तब आप आसानी से वहीं पे जाके देखिए और आपको बहुत ज़्यादा छानबीन करने की ज़रूरत ना पड़े। सीसैट में बेसिक जो प्रिपरेशन था मेरा यही था, और जब प्रीलिम्स नज़दीक आने वाला था तो मैं PYQ के थ्रू प्रैक्टिस करती थी। प्रीलिम्स में और सीसैट में स्पेसिफिकली मुझे ऐसा लगता है कि PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, GS1 के लिए भी है क्योंकि आप पैटर्न एनालाइज कर पाते हो, बट सीसैट में UPSC का लेवल जो है वो हमें सीसैट में PYQ के थ्रू ही पता चलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि कई बार इंस्टीट्यूट के जो MCQs होते हैं या जो टेस्ट पेपर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, या कई बार बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो अगर आपको रियली देखना है कि सीसैट में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, गो विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ UPSC इटसेल्फ। तो वहाँ से आपको बहुत आइडिया आएगा। और मैं भी सिर्फ वही प्रैक्टिस करके जाती थी। एक दो मॉक दे दिया तो दे दिया, अदरवाइज़ मेरा बेसिक जो प्रैक्टिस होता था, बेसिक मेरी जो प्रिपरेशन होती थी वो मेरे नोट्स और PYQ, इतना ही होता था। आप बैठिए, आप एग्ज़ाम की तरह उस पेपर को दीजिए और फिर देखिए कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। और क्योंकि सीसैट में एक थ्रेशोल्ड है कि 67 करना है, आप इसमें अगर मेहनत करें तो वो इम्प्रूव हो जाएगा और आपको आइडिया आ जाएगा, क्योंकि इसमें कट ऑफ जैसा कुछ नहीं होता, इसमें कंपटीशन जैसा कुछ नहीं है। जो आएगा वो आपको करना है और कैसे भी 67 लेकर आना है। तो सीसैट को प्लीज़ ध्यान से करिए, सीसैट इम्पॉर्टेंट है। अब अगर सीसैट में मैं अप्रोच की बात करूं कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, तो मैंने देखा था कि जो हमारा UPSC का पेपर होता है उसमें सेट वाइज होता है 1 to 10। आप देखोगे कि कुछ कॉम्प्रीहेंशन है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैथ्स के हैं, कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। तो ऐसे 1 to 10 आपका एक सेट बन जाएगा। देन 11 से अगेन ये साइकिल शुरू हो जाएगी, अगेन कॉम्प्रीहेंशन आ जाएगा, देन रीजनिंग, देन मैथ्स। तो मैंने क्या किया था, टाइम को डिवाइड कर दिया था, क्योंकि सीसैट में सबसे ज़्यादा चैलेंज, जो बड़ा चैलेंज होता है वो टाइम मैनेजमेंट का होता है। कई बार हमसे क्वेश्चन छूट जाता है, तो इसके लिए मैंने क्या किया था, टाइम को डिवाइड कर दिया था। जैसे 80 क्वेश्चन के लिए हमें मिलता है 120 मिनट, 2 घंटे, तो 40 के लिए आप उसको 60 मान लीजिए, और ऐसे करके 20 के लिए 30 मिनट्स और 10 के लिए हो जाएगा 15 मिनट्स। तो मैंने अपने पेपर को ऐसे अप्रोच किया है, 15 मिनट्स में 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन साथ ही साथ में बबल्स भी OMR शीट में भर देती थी।
वो राउंड कर देती थी, फिल कर देती थी, ताकि वो 15 मिनट में 10 क्वेश्चन ख़त्म हो जाए। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके कोई भी क्वेश्चन अनसीन नहीं छूटेंगे। आप सिर्फ एक छोटे टाइम फ्रेम में उस 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो और उस 10 क्वेश्चन में देख रहे हो कि आपको क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा। पूरे 80 क्वेश्चन में से अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप जब तक पेपर पलटोगे तब तक 2 मिनट हो जाएंगे, उतने में तो एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। सो मैं ऐसा करती थी। ऑफ कोर्स आप अपना स्ट्रैटेजी खुद फ्रेम कर सकते हो, बट मेरे लिए ये बहुत ही वर्क किया है, मुझे ऐसा लगता है, मार्क्स को इम्प्रूव करने में, ज़्यादा अटेम्प्ट करने में। और देन CSAT में अप्रोच हो गया। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हमेशा मैं कोशिश करती थी कि 50 टच करूँ, 50 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करूँ, बट ये भी डिपेंड करता है कि पेपर कितना इजी या डिफ़िकल्ट है। लाइक 2023 में बहुत डिफ़िकल्ट था तो मैं 50 भी टच नहीं कर पाई थी, बट ठीक है, एक्यूरेसी लेवल थोड़ी ठीक थी तो मेरे मार्क्स थोड़े ठीक है। सो यही है कि आइडियल कुछ नहीं होता, आप अपने हिसाब से इसको समझिए, सुनते रहिए स्ट्रैटेजीज़ और अपनी स्ट्रैटेजी खुद बिल्ड करिए। सो यही था प्रीलिम्स के लिए स्ट्रैटेजी, और ऑल द बेस्ट, क्योंकि प्रीलिम्स आ रहा है नज़दीक। सो पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, और प्लीज़ अपने आप को काम रखिए, ध्यान से करिए, कंसिस्टेंट रहिए। थैंक यू।